स्मृतियाँ इंसान की सबसे बड़ी पूँजी है। वो अपनी यादों के सहारे जीता है, यादों को ही सँभाल के रखता है और जब कभी कोई मुश्किल आती है तो अपने अतीत को याद करता है। उसको लगता है कि मैंने ज़िंदगी में कितना कुछ किया है, कितना कुछ हासिल किया था। आज वो है या नहीं है, वो अपने परिश्रम को याद करता है, अपने संघर्षों को याद करता है और जो लोग उसके साथ जीवन में रहे हैं, उनको याद करता है। क्योंकि इंसान को इंसान बनाने में केवल इंसान का हाथ नहीं होता, पूरे समाज का हाथ होता है। कोई विश्वास नहीं करेगा कि अगर हम आर्थिक रूप से भी सोचें, तो एक समाज एक इंसान को बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करता है। करोड़ों रुपए खर्च करता है वो। तब एक आदमी, एक इंसान बनकर तैयार होता है। उस रूप में तैयार होता है जिस रूप में हमारे समाज को उसकी आवश्यकता है। ये भी ज़रूरी है, समाज जैसे ढाल देता है वैसे ढल भी जाता है। अच्छे लोग बनते हैं तो बुरे लोग भी बन जाते हैं। तो ये भी स्थितियाँ हैं। लेकिन इंसान अपनी इस पूँजी को कभी नहीं होता, ये पूँजी खर्च भी नहीं होती। स्मृतियों की पूँजी खर्च भी नहीं होती और आज हम एक ऐसी ही कीमती पूँजी जो कि मेरे पास है, मेरे हृदय में रखी हुई है, मैं अ, उसे आपके साथ थोड़ा-सा बाँटने की कोशिश करूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल गाज़ियाबाद में बिताए हैं। वर्तमान साहित्य नाम की साहित्य की एक बड़ी मानिंद पत्रिका थी और उस पत्रिका में मैं संयुक्त संपादक के रूप में था। और उस पत्रिका के मुख्य संपादक थे हमारे अ, कथा साहित्य के मूर्धन्य कथाकार, तो जिनके ज़िक्र के बिना कथा का ज़िक्र पूरा नहीं होता, वो शेरा यात्री साहब थे। वो उसके संपादक थे, वो उसकी बैकबोन थे, वो उसकी कल्पना थे, वो उसका सोच थे वर्तमान साहित्य का। और स्वयं कथाकार थे इसलिए उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। कथा की इतनी सुंदर पत्रिका उनके संपादन में निकली है, इतनी अच्छी कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं कि उनमें से कई कहानियों पर तो फ़िल्में बनी आगे चल कर के। तो ये शेरा यात्री साहब का कमाल रहा। बड़े सरल, बड़े सज्जन, गोरा बदन उनका, गॉड बॉडी, सुदर्शन, उनको देख करके अंदर से जैसे अ, एक उछाल-सी मारता था अंदर से, मन खुश हो जाता था। और कहीं आप उनका हाथ पकड़ के उनका हाथ स्पर्श करें, तो एक बड़ी ही सुंदर-सी अ, ठंडक उनके अंदर मिलती थी, जो आपको स्पर्श करती थी, छूती थी। तो हमारे दफ़्तर वो अक्सर आ जाया करते थे। हमारे वर्तमान साहित्य के दफ़्तर आते थे, जहाँ हम मेरे सहयोगी मेरे साथ, मेरे संयुक्त संपादक ओपी गर्ग साहब जो है, वहाँ पर थे और हम दोनों उनके साथ बैठते थे। गपशप होती थी, आगे की योजनाओं पर बातचीत होती थी और इतने अनौपचारिक थे रहे हमारे शेरा यात्री साहब कि वो आए मेरे कमरे में आते थे और जिस अधिकार से चप्पल उतारी आकर के हमारी तकिया खींच-वाच करके आराम से लेट जाते थे। मुझे इतना अपनापन उनसे मिलता था इसमें, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता था। लगता था कि मेरे पिता समान, मेरे भाई समान, बड़े भाई समान एक व्यक्ति आया हुआ है, आकर के जो है इतने अधिकार से लेट गया। वो लेटते थे, हमसे बात पूछते थे। बड़ी अच्छी बात बताऊँ मैं आपको कि जब कभी भी वो मुझसे बातचीत करें और मैं अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का ज़िक्र करूँ कि मैं इलाहाबाद जाना चाहता हूँ, तो मुझसे कहें कि जामिल जी, आप गाज़ियाबाद में बनवासी राम की तरह रह रहे हैं। आप यहाँ पर बनवासी राम हैं। आपको याद आती है इन बच्चों की सबकी। मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ। वाक़ई एक कथाकार के रूप में वो इन सारी चीज़ों को समझते थे। वो मेरी भावनाओं को समझते थे और सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि उनकी नज़र में ना कोई छोटा था, ना कोई बड़ा था।
बड़े को उन्होंने कभी बड़ा भी नहीं समझा। ये भी बड़ी बड़ी खूबी थी शेरा यात्री जी की। कभी नहीं माना उन्होंने कि ये बहुत बड़ा है, ना कोई बड़ा-वड़ा नहीं। और कभी छोटे को छोटा नहीं माना। उनका हाथ देने की मुद्रा में रहता था, लेने की मुद्रा में मैंने उनके हाथ को कभी नहीं देखा। सबकी मदद करना उनका वो रहता था। और मैं तो ये कहूँगा कि उनकी कहानियों ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये कि उनको बहुत अच्छा इंसान बनाया, बहुत प्यारा इंसान बनाया। मुझे तो आज लगता है कि ईश्वर न करे वो 90-100 और आगे जिएँ। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोग पूरी की पूरी पीढ़ी हमारे बीच से विदा हो रही है। हम तरस जाएँगे ऐसे लोगों को देखने के लिए। इतने आदरणीय लोगों को देखने के लिए, इतने शुभचिंतक लोगों को देखने के लिए, इतने ईमानदार लोगों को देखने के लिए। वो एक शिक्षक थे, लेकिन शिक्षा को उन्होंने पेशा कभी नहीं समझा, अपना धर्म समझा उन्होंने। क्या मजाल है कि वो स्कूल ना गए हों? अगर गाज़ियाबाद में हैं, तो वो अपने स्कूल गए हैं, उन्होंने क्लास ली है, अपने बच्चों को पढ़ाया है। ये बहुत बड़ी चीज़ थी उनके भीतर। दूसरा ये कि वो कभी किसी से ऐसा आग्रह नहीं करते रहे, जिसमें कोई मुश्किल में फँस जाए। उसे पूरा करने में उसके सामने कोई संकट हो। और यारों के यार थे। दिल्ली जैसी जगह में ऐसा कोई साहित्यकार नहीं, जो शेरा यात्री को न जानता हो। ऐसा कोई साहित्यकार नहीं, जो कि शेरा यात्री के पहुँचने पर उठ के खड़ा ना हो जाए। मैंने देखा है कि खुद साहित्यिक संगोष्ठियों में, सेमिनार में, वो इलाहाबाद में हो रही हो या दिल्ली में हो रही हो या कहीं भी हो रही हो, लोग इंतज़ार करते थे उनके। उनका इंतज़ार होता था कि यात्री जी आ जाएँ, तब कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और उनके बैठने के बाद मंच की जो शोभा बनती थी, लगता था कि ये मंच गरिमामय हो गया। गमगमाने लगता था वो मंच। बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। छोटे-छोटे वाक्यों में, छोटी-छोटी चीज़ों में वही बोलते थे, जो सबकी समझ में आए। और उनका जो अंदाज़ था बात को कहने का, लाजवाब था। आपको लगेगा जैसे आप कोई कहानी सुन रहे हो। उनका किस्सा कोई गज़ब का था। उनकी कहानियों में उनका किस्सा कोई आप देखिए। मुझे लगता है कि प्रेमचंद, उसके बाद अमरकांत जी, हृदयेश जी और उसके बाद यात्री जी। ये एक पाये के लेखक हैं। ये चमत्कारी लोग नहीं है, इनके पास कोई भी जो है गिमिक नहीं है इनकी भाषा में, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ये आपको ऐसी बढ़िया कहानी कहते हैं, ऐसे अच्छे ढंग से सुनाते हैं कि आप छोड़ नहीं सकते इनकी कहानी को। आप पढ़ते चले जाएँगे। एक खत्म होगी आपको लगेगा कि एक और मिल जाए यात्री जी की कहानी तो मज़ा आ जाए। यात्री जी ने ज़िंदगी को पढ़ा था। ये यात्री जी की खूबी थी, ज़िंदगी को पढ़ते थे और वही लिखते थे। इसलिए यात्री जी हमें बहुत अपने करीब लगते हैं, हमें बहुत प्यारे लगते हैं। सबको स्नेह करने वाले यात्री जी 100 बरस से भी ज़्यादा जिएँ, खूब लंबी आयु मिले, सार्थक आयु मिले उन्हें। मैं उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, उनका आशीर्वाद है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे हिम्मत दिया है, मुझे अकेलेपन से बचाया है और मेरे ऊपर जो हाथ रखा है, वो एक दोस्त का हाथ था, एक पिता का हाथ था और एक मित्र का हाथ था। मैं उनका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूँ? मुझे लगता है कि ये कथा साहित्य ही नहीं, पूरा साहित्य जगत ही
उनकी अनुपस्थिति को झेल नहीं पाएगा। बहुत बड़ी क्षति होगी उनकी अनुपस्थिति, बहुत बड़ी क्षति होगी और ईश्वर करे ये अनुपस्थिति अभी और ना हो, 10-20 बरस और ना हो। वो चाहे जैसे रहें, चाहे जैसी हालात में रहें, हमारे साथ बने रहें, हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। बहुत धन्यवाद आपका।